तो पाचन तंत्र को स्वस्थ कैसे रखें? स्वस्थ रखने के लिए हमको सबसे जरूरी है कि अपने जीवन में बैलेंस्ड डाइट के बारे में पता होना। जो चीजें हमें जरूरी हैं, जैसे कि हमें प्रोटीन जो चाहिए। भी लीवर सिरोसिस की स्टेज में जा चुके हैं या कैंसर पे आने वाले। देखिए, आपने ये जो बताया, जैसे कि लिवर सिरोसिस के जो पेशेंट्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि लिवर सिरोसिस हुई तो फैटी लिवर की वजह से भी सिरोसिस हो सकता है, जिसको कि लोग इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि अरे फैटी लिवर तो सबको आ रहा है। सब सिरोसिस हो गया, सिरोसिस के बाद पेशेंट को कैंसर हो सकता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने बताया है कि सिरोसिस के बाद कैंसर होने का बिल्कुल चांस होता है। द लॉर्ड शो में आज के हमारे मेहमान हैं एक प्रतिष्ठित और वरिष्ठ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जिन्होंने दशकों से अपने हजारों पेशेंट्स को, जिनको गैस्ट्रिक की समस्याएं थी या पेट की समस्याओं से निजात दिलाने में मदद की है। हमारे साथ हैं बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर अभिनव कुमार। डॉक्टर साहब, आपके बारे में हम अपने दर्शकों को एक बार रूबरू कराना चाहेंगे, आपकी की जुबानी। प्लीज डॉक्टर साहब बताइए। मैंने अपनी शुरुआती जो हमारी एमबीबीएस थी वो मैंने लखनऊ से की, एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज से किया मैंने। और उसके बाद मैं साउथ इंडिया चला गया। साउथ इंडिया में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से मैंने अपना एमडी मेडिसिन किया। एमडी मेडिसिन में मुझे गोल्ड मेडल मिला। फिर मैंने 3 साल सुपर स्पेशलाइजेशन किया। सुपर स्पेशलाइजेशन में मैंने डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की, उसमें भी मुझे गोल्ड मेडल मिला वहां पे। उसके बाद मैंने 1 साल एडवांस्ड एंडोस्कोपी फेलोशिप की, जिसमें कि हम एडवांस्ड जीआई एंडोस्कोपी सीखते हैं, जिसमें कि पॉलिप्स को निकालना, या फिर सीबीडी, जिसको कि जब गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है और वो पित्त की नली में चला जाता है, उसको निकालना, ईआरसीपी, या फिर एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, मतलब एंडोस्कोपी द्वारा अंदर सारे अंगों की जांचें, और वहां से या तो बायोप्सी करना और या फिर वहां पे इलाज करना। इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया। जब मैं ये चीजें कर रहा था तो मुझे और जटिल चीजों में इंटरेस्ट आ रहा था, इसलिए मैंने फिर लिवर के लिए हेपेटोलॉजी, ट्रांसप्लांट हेपेटोलॉजी की फेलोशिप की, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जहां पे लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है। ये चेन्नई में है, जहां पे मैंने ऑलमोस्ट 250 लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स, वहां पे हम लोगों को उनसे इंटरेक्शन हुआ और वहां पे हम लोगों को उन पे प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। और हजारों में पेशेंट्स देखे गए जो कि कॉम्प्लेक्स लिवर डिजीज से ग्रसित थे, जिनकी कि हम लोगों ने डायग्नोसिस की, चाहे तो लिवर ट्रांसप्लांट के थ्रू उनका इलाज किया और चाहे तो दवाओं के थ्रू उनका इलाज किया। इसमें कई सारे पेशेंट्स ऐसे थे जो कि कैंसर के भी पेशेंट्स थे, लिवर कैंसर के पेशेंट्स थे। उनको भी हम लोगों ने या तो लिवर ट्रांसप्लांट के थ्रू इलाज किया या फिर उनको मेडिसिन के थ्रू इलाज किया। ये करने के बाद मैं 1 साल मुंबई में था। जब मैं मुंबई हॉस्पिटल में, वहां पे मैं फोर्टिस अस्पताल में था 1 साल, वहां मैंने एज अ कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दी। और मैं वहां पे एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड और ईआरसीपी, ये एडवांस प्रोसीजर्स कर रहा था। अब ये सारी चीजें करने के बाद और सीखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने नेटिव लैंड पे वापस जाना चाहिए। तो इसके लिए फिर मैंने लखनऊ, जो कि मेरा बेस था, सुल्तानपुर, जहां मैं निवासी हूँ सुल्तानपुर का, और लखीमपुर, जो कि मेरा दूसरा घर है, तो मैंने ये चुना कि मैं इन तीनों जगहों पे अपनी तरफ से सारी सेवाएं देने की कोशिश करूंगा, जो कि बेसिक से लेके एडवांस जीआई एंडोस्कोपी तक हो सकती हैं, या फिर किसी भी बड़े शहर में उपलब्ध है, वो एटलीस्ट इन 3 जगहों पे उपलब्ध होनी चाहिए। तब आपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजी करियर को क्यों चुना और इसके पीछे की जो मंशा रही उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जब मैं बड़ा हो रहा था तो जो मेरे नाना थे, उनको मैंने देखा कि गले की समस्या से वो ग्रस्त थे, और उनको गले का कैंसर था। और उस जमाने में एंडोस्कोपी की जरूरत मतलब हर जगह अवेलेबल नहीं थी। तो वो एक, हम लोग ऐसा नहीं था कि किसी छोटे शहर में थे, हम लोग इलाहाबाद जैसी जगह पे थे, लेकिन उसके बावजूद सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी और वो बहुत देरी से डायग्नोज हुआ था। तो हमेशा से मन में एक ये था कि
चीजों को हम पहले क्यों नहीं डायग्नोस कर पा रहे हैं, हमें क्यों इतना लेट पता चल रहा है कि जिससे कि हमारी बीमारियों का इलाज और जटिल होता जा रहा है और वो सरल तरीके से सॉल्व नहीं हो पा रही। तो हमेशा से मेरे बैकग्राउंड में एक ये था कि मुझे चीजों को पहले से डायग्नोस करना है, उनको जल्द पकड़ना है, और जल्द जो चीजें पकड़ी जाती हैं उनका इलाज अलग होता है और अच्छे से होता है, और जो चीजें लेट स्टेज में पकड़ी जाती हैं तब हम उसके लिए जटिल इलाज में रह जाते हैं और उसका अभाव उतना फिर नहीं पड़ पाता है, प्रभाव नहीं होता है। तो हमेशा से मन में मेरे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर था, क्योंकि मैंने अपने घर में देखा था ये प्रॉब्लम। उसके अलावा मैंने अपने बाबा और बाकी लोगों में भी देखा था कि रेगुलर दिक्कतें हमेशा बनी रहती, जैसे कि कब्ज की दिक्कत हो गई, एसिडिटी की दिक्कत हो गई, खाना ऊपर आने की दिक्कत हो गई, या बीच बीच में कभी लूज मोशंस होने की दिक्कत हो गई, या बवासीर की दिक्कत हो गई। तो क्योंकि मैं जब बड़ा हुआ तो मैंने इन चीजों को अगल बगल अपना इतना देखा कि हमेशा मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि ऐसा क्यों हो रहा है और इनको हम क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे। तो इसीलिए मेरा हमेशा से एक झुकाव मेडिसिन में था, और मेडिसिन के बाद गैस्ट्रो में था। तो डॉक्टर साहब, इसी से संबंधित हमारा अगला सवाल है कि जो आम जनता में, आम जनमानस में जो पाचन तंत्र को लेके बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो पाचन तंत्र को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि पाचन तंत्र को हम स्वस्थ कैसे रखें। स्वस्थ रखने के लिए हमको सबसे जरूरी है कि अपने जीवन में बैलेंस्ड डाइट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हमारे आजकल के जो यूथ जनरेशन है, जो कि अभी जवान हो रही है, अगर उनमें आप देखें कि वो क्या खा रहे थे और हम क्या खा रहे थे जब बड़े हो रहे थे, तो उसमें आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई पड़ेगा। और जो हम खा रहे थे और जो हमारे बुजुर्ग खा रहे थे, उसमें भी जमीन आसमान का अंतर है। तो ये जो हमारी डाइट में चेंज हुआ है, जिसको हमने वेस्टर्नाइज्ड डाइट कर दी है। पहले कभी आपने देखा होगा कि पैकेट से निकली हुई चीजें जो होती थी वो बहुत कम घर में आती थी, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, या फिर जो फास्ट फूड है वो बहुत कम आते थे घर के अंदर। बट अब क्योंकि सेवाएं ऐसी उपलब्ध हो गई हैं कि आप 5 मिनट में कोई भी चीज मंगा सकते हैं, जो आपका मन हो रहा है आप तुरंत उसको खा सकते हैं, तुरंत चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। तो इन चीजों की वजह से हमारे पाचन तंत्र में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। जो चीजें हमें जरूरी हैं, जैसे कि हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन हमें चाहिए 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। समझ लीजिए कोई इंसान 50 ग्राम का है, 50 किलो का है, तो उसको 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतनी। तो क्या हम उसको ले रहे हैं? उसको हम नहीं ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम चीजें वो खा रहे हैं जो कि पैकेट से निकल के आ रही हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव है, उनके अंदर सबसे ज्यादा जो चीजें हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एक तरीके से आपको डोपामीन रिलीज कराते हैं। डोपामीन तब रिलीज होता है जिस चीज को हमें खा के बहुत अच्छे ही महसूस हो। जैसे कि हमने कोई मनपसंद चीज खाई, मुझे रसगुल्ला पसंद है, मैंने रसगुल्ला खाया और मुझे बहुत अच्छी खुशी महसूस हुई। खुशी इसलिए महसूस हुई क्योंकि हमें डोपामीन रिलीज हुए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब भी हमने कोई मीठी चीज खाई या जब भी हमने कोई सिंपल कार्बोहाइड्रेट का ग्रहण किया, तो जब भी वो किया तो हमारे अंदर ग्लूकोज की एक स्पाइक हो गई। तो जब ये ग्लूकोज की स्पाइक होगी तो ग्लूकोज की स्पाइक को कम करने के लिए बॉडी इंसुलिन बनाएगी। तो जैसे वो बढ़ा वैसे ही इंसुलिन भी बढ़ा। तो ये चीजें अब लगातार हो रही हैं, ऊपर नीचे बैलेंस हमारा बिगड़ रहा है। तो हमको इन चीजों को बहुत ध्यान रखना है कि हम क्या चीजें अपनी रोजमर्रा के जीवन में सेवन कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि इससे हमारी लाइफ आगे चल के क्या हो। तो हम ये कहना चाहेंगे कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट से हट के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरफ आया जाए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कैसे बनेगा? जिसके साथ कोई भी फाइबर के साथ अगर हम कार्बोहाइड्रेट को मिला देंगे तो जो ये ग्लूकोज की स्पाइक होनी चीज होंगी ये कम हो जाएगी। जब ये कम हो जाएंगी तो हमारा पाचन तंत्र बेटर तरीके से काम करेगा, लिवर बेटर तरीके से काम करेगा, इंसुलिन का सेक्रीशन की जो स्पाइक्स हैं वो कम तरीके से होंगी, तो पैंक्रियास सही तरीके से काम करेगा। तो मोटा ये है कि जो हम खा रहे हैं उससे डायरेक्ट रिलेशन है
कि हमारा पाचन तंत्र, जिसमें कि हमारा एसिड कितना बन रहा है, हमारा लिवर कितना काम कर रहा है, हमारा पैंक्रियास कितने जूसेस सेक्रीट कर रहा है, ये सारी चीजें उससे रिलेटेड है। तो डॉक्टर साहब, एक इंसान को कब पेट की समस्याओं को सीरियसली लेना चाहिए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने किया है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोगों को कभी कभी पेट में दर्द होता है, कभी एसिडिटी होती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम मोशन कर रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत खून आ जाता है। लेकिन हम इन चीजों को लाइटली लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि एसिडिटी तो सबको हो जाती है, हमने एक दवा खाई और वो दवा से आराम मिल जाता है और हम फिर उन चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन कब ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं? क्योंकि जब भी पेट की बीमारी हो, चाहे एक नॉर्मल सी एसिडिटी हो रही हो, चाहे वो एसिडिटी अल्सर हो रहा हो, चाहे वहां पे इन्फेक्शन हो, या वहां पे कैंसर, इनमें से कोई भी चीज हो सकती है, लक्षण सबके सेम हो। अच्छा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कोई चीज आपको लंबे समय तक बनी हुई जो कि रिजॉल्व नहीं हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि 2 दिन हुआ उसके बाद सारी चीजें ठीक है, तो उन चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज है जो लगातार बनी हुई है, जो लगातार दिक्कत लंबे समय तक चल रही है, तो उन चीजों को हमको सीरियसली लेना चाहिए। इसमें कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनमें भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है और वो 45 साल से ज्यादा के लोग, 45 साल से ऊपर के, चाहे पुरुष हैं चाहे महिलाएं हैं, अगर उनको उस बार बार एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, खाना ऊपर आ रहा है, या फिर नोजिया मतलब कि उल्टी की फीलिंग हो रही है, या फिर उल्टी हो जा रही है, या वजन कम हो रहा है, या फिर उन्होंने कोई रेगुलर ब्लड चेकअप कराया उसमें खून की कमी निकल के आई है, अगर इनमें से कोई भी लक्षण है और इसके अलावा या निगलने में कठिनाई हो रही है या निगलने में दर्द हो रहा है, तो हमें एसिडिटी को या उस उल्टी को या उस पेट दर्द को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि एक बड़ी बीमारी इसके पीछे छुपी हो सकती है, जिसको कि हमको एंडोस्कोपी द्वारा जांच करके पता किया जा सकता है और सही समय पे उसका इलाज किया जा सकता है। तो सर, ये जो पेट की बीमारियां हैं, क्या इनका सीधा कनेक्शन मानसिक बीमारियों से भी होता है? बिल्कुल, कई बार ऐसा देखा गया है कि पेशेंट्स को, हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जिनको पेट में दर्द हो रहा होता है, या फिर ऐसा होता है कि खाना खाने के बाद उनको तुरंत वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है, या उनकी बॉवेल हैबिट्स में चेंज हो जा रहा है। मतलब पहले वो एक ही बार मोशन जाते थे, आजकल वो 3 बार जा रहे हैं, या पहले वो रोज मोशन जाते थे, अब 2 दिन में 1 बार जा रहे हैं, या 2 दिन में या 3 दिन में 1 बार जा रहे हैं। तो इसमें ये जो मानसिक कनेक्शन है पेट का, ये यूजुअली आईबीएस बीमारी है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। इसमें गट ब्रेन एक्सिस, मतलब जो नसें हैं जो कि ब्रेन में भी सप्लाई कर रही हैं और पेट में भी सप्लाई कर रही हैं, उनमें जब इम्बैलेंस हो जाता है तब ये सारी दिक्कतें हमारी शुरू होती हैं। इनमें भी कई सारी चीजें हैं। आईबीएस हम कभी भी डायरेक्ट डायग्नोसिस नहीं कर सकते। अच्छा। इसमें भी हमें कुछ लक्षण हैं जो हमें देखने होते हैं कि पेशेंट को कहीं वजन तो नहीं कम हो रहा है, इतने समय से ये चीजें हो रही हैं, पेशेंट के मोशन में कहीं खून तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई चिकनाई तो नहीं हो रही है, या लगातार उसका वजन घटता क्यों नहीं चला जा रहा है, भूख कम नहीं लग रही है। अगर ये सारी चीजें हैं तो हमको पहले उसका परीक्षण करना पड़ेगा, खून की जांच करनी पड़ेगी। खून की जांच में अगर कुछ नहीं मिलता है तो हमें कोलोनोस्कोपी, जिसमें कि एक लंबा पाइप होता है, पाइप के अंदर कैमरा और लाइट सोर्स होता है, मतलब ट्यूबलाइट टाइप की चीज होती है, जिससे कि हम अंदर जो आपकी बड़ी आंत है उसके अंदर की जांच करते हैं कि वहां पे कहीं कोई अल्सर तो नहीं है, कोई पॉलिप तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है, या कोई सूजन तो नहीं है। कई बार यही सारे लक्षण पेट की बीमारियों में टीबी में भी हो सकते हैं, जिसमें कि बड़ी आंत की टीबी हो गई। अच्छा। इसमें भी पेट में दर्द होगा, आपका वजन कम होगा, आपको शाम को बुखार कभी कभी आ सकता है, आपका वजन घटता चला जाएगा, भूख कम लगेगी, और लोगों को लगेगा कि ये कोई नॉर्मल चीज है और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है वो नहीं दिखा पाएंगे, या उनके शहर में
वो चीजें अवेलेबल नहीं होंगी, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं होगी। तो ये चीजों अगर नहीं होगी तो फिर लेट इसकी वो डायग्नोसिस होगी। तो इन चीजों में फिर वो दिक्कत हो जाती है आगे चल के, क्योंकि फिर हमें कॉम्प्लिकेशंस के साथ उन चीजों को डायग्नोस करना होता है। तो हमें बस ये चीजों का ख्याल रखना है कि अगर इनमें से कोई भी लक्षण हमें हो रहा है जी। तो हमें चीजों को लाइटली नहीं लेना है। हमें अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना है, अगर आपके शहर में उपलब्ध है तो उनसे, नहीं तो जहां पे भी आपके नियरेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है आपको उनसे मिलना है और इसकी सलाह प्राप्त करनी है कि आगे इसमें क्या किया जा सकता है। अर्ली स्टार्ट, अर्ली स्टार्ट, बिल्कुल सही आपने बोला, ये शब्द बिल्कुल सही है कि अर्ली स्टार्ट सबसे जरूरी है। क्योंकि कोई भी चीज आपको मालूम हो, ये तो आजकल इतनी अवेयरनेस है कि लोगों को मालूम है कि कोई भी चीज अगर लेट डायग्नोस होगी तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज्यादा हैं। कोई भी चीज अगर अर्ली डायग्नोसिस होगी तो हम उसको जल्दी और कम दवाओं से ठीक कर पाएंगे। तो यही सेम चीज इसमें है कि अगर हम आईबीएस की डायग्नोसिस बना रहे हैं तो उसके पहले हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हमने बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो रूल आउट कर ली हैं और उसके बाद ही वो आईबीएस की डायग्नोसिस बन रही है। और आईबीएस की डायग्नोसिस में हमको दोनों दवाएं देनी होती हैं, पेट से संबंधित दवाएं भी देनी होती हैं, ब्रेन से भी संबंधित दवाएं देनी होती हैं, जिससे कि जो इम्बैलेंस होता है उसको हम बैलेंस वापस मेंटेन करते हैं और जिससे कि उनके सिम्टम्स कम हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, जो पेशेंट जो अभी लीवर सिरोसिस की स्टेज में जा चुके हैं या कैंसर पे आने वाले हैं, तो उन अब वो एडमिट नहीं होना चाह रहे हैं, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं या मानसिक तौर पे वो एडमिट नहीं होना चाहते हैं, उनके लिए आपकी सब सलाह क्या रहेगी? देखिए, आपने ये जो बताया जैसे कि लिवर सिरोसिस के जो पेशेंट्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि लिवर सिरोसिस हुई क्योंकि जो आजकल बहुत कॉमन है, हर आदमी अल्ट्रासाउंड कराता है, उसमें फैटी लिवर आ जाता है। तो फैटी लिवर की वजह से भी सिरोसिस हो सकता है, जिसको कि लोग इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि अरे फैटी लिवर तो सबको आ रहा है, सबको आ रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज नॉर्मल है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर सबको शुगर है तो ये मतलब नॉर्मल नहीं है, अगर सबको बीपी है तो ये नॉर्मल नहीं है, तो ये एक डिजीज है। तो फैटी लिवर प्रोग्रेस करती है। फैटी लिवर में सबसे पहली स्टेज होती है कि आपके लिवर के अंदर फैट जमा हो गया है, लेकिन वो लिवर के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। तो ये पहली स्टेज हो गई। अगर हमने इस स्टेज पे डायग्नोस किया है तो हम अगर फैट लॉस करते हैं, अपनी दिनचर्या में चेंज लाते हैं, अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाते हैं, तो हम इसको वहीं से रिवर्स कर सकते हैं। फिर जब फैट इतना ज्यादा होने लगता है कि उसकी वजह से लिवर में सूजन आने लगती है, जब हम एलएफटी कराते हैं तो एलएफटी में हमें दिखाई पड़ता है कि एसजीओटी और एसजीपीटी वाले टेस्ट हमारे बढ़े हुए हैं। तो मतलब जो फैट था उसकी वजह से सूजन हो रही है और उसकी वजह से लिवर हमारा बड़ा हो रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि उन पेशेंट्स में दाहिनी तरफ पसली के नीचे थोड़ा थोड़ा दर्द टाइप पता चलता है कि हल्का हल्का मीठा मीठा हमें दर्द हो रहा है। जब इस पे भी आदमी ध्यान नहीं देता है और ये 10 साल निकल जाते हैं, 15 साल निकल जाते हैं इन चीजों को, तो उसके बाद फिर हम एक इरिवर्सिबल स्टेज में पहुंच जाते हैं जिसको कि हम फाइब्रोसिस बोलते हैं या फिर सिरोसिस बोलते हैं। मतलब कि लिवर के अंदर जो सूजन हो रही थी, अब वो सूजन इस तरीके से हो गई कि लिवर हमारा कड़ा हो गया। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो एक स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज को अगर आप पानी में डालें तो वो पूरा पानी सोख लेता है और अगर आप उसको निचोड़े तो सारा पानी निकल जाता है। तो लिवर भी एकदम वैसा ही होता है। तो लिवर के अंदर से सारा खून जा रहा होता है और वो लिवर उन चीजों को छान के वापस बॉडी के अंदर दे रहा होता है। लेकिन जब लिवर कड़ा हो जाता है, अगर स्पॉन्ज कड़ा हो जाए तो क्या होगा? पानी वो नहीं सोखेगा और उसके अंदर से आप दबा भी नहीं पाएंगे, पानी उसमें से कम निकलेगा, जो मेन काम होगा वो नहीं करेगा। तो अगर लिवर कड़ा हो जाता है, लिवर अगर सिरोसिस वाली स्टेज में पहुंच जाता है तो खून का बैकफ्लो शुरू हो जाता है। तो इन पेशेंट्स में आपने देखा होगा कभी कभी कि सिरोसिस वाले पेशेंट्स को पेट फूला रहता है, पेट में पानी भर जाता है, पैर में सूजन होने लगती है। तो जो खून का बैकफ्लो हो रहा है, जो कि जिसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं, तो अगर वो खून लिवर में नहीं जा रहा तो कहीं ना कहीं तो बॉडी में जाएगा। तो उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि गले की जो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं।
वो फूल जाती हैं, और प्रेशर अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो वो फट जाती है। वो फट जाती हैं तो खून की उल्टियां होना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके उस तरह की अगर कोई हालत है, तब तो आपको एडमिट करना ही पड़ेगा, आपको आईसीयू जाना ही पड़ेगा। तो ये जो आपने पूछा कि कोई पेशेंट को सिरोसिस है और वो एडमिट नहीं होना चाह रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी स्टेज में पकड़ा है। अगर उसको पेट में पानी आ चुका है, कई बार पानी निकालने की जरूरत पड़ रही है, या लिवर की वजह से किडनी के ऊपर असर पड़ रहा है, या फिर वो चीजों को भूल रहा है, उसको नींद बहुत ज्यादा आ रही है, वो चीजों को पहचान नहीं पा रहा है, घर वालों को नहीं पहचान पा रहा है, या फिर मोशन मतलब कि लैट्रीन काली कलर की हो रही है, अगर ये सारी चीजें हो रही है तो पेशेंट को एडमिट होना आवश्यक। क्योंकि अगर इस स्टेज में हमने पेशेंट को एडमिट नहीं किया तो ये एक तरीके से जानलेवा चीज हो सकती है। लेकिन अगर ये चीजें नहीं है अभी, मतलब सिरोसिस है, लिवर कड़ा हो गया है, लेकिन अभी पेट में पानी नहीं आया है, या आया है तो जो मैं दवाएं दे रहा हूं उससे वो कम हो रहा है, पैरों की सूजन कम हो रही है, एंडोस्कोपी करी गई, एंडोस्कोपी में जो नसें हैं वो इतनी बड़ी नहीं हुई है, या फिर उनमें हमने बैंडिंग करी है, या उनमें ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो इन तरह के पेशेंट्स को हम ओपीडी बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं। फैटी लिवर वाले पेशेंट्स बिल्कुल ओपीडी बेसिस पे मैनेज किए जा सकते हैं। तो ये हमें डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज में हमने उस डिजीज को पकड़ा है, तो उस हिसाब से उसका मैनेजमेंट होता है। सेकेंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि जैसे मैंने बताया सिरोसिस, एक कारण मैंने आपको बता दिया कि फैटी लिवर होता है, बिल्कुल, लेकिन इसके कई और कारण भी होते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि फैटी लिवर के पेशेंट्स तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी की भी बीमारी है। अच्छा। या वो अल्कोहल का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं। तो इस तरह के पेशेंट में अगर फैटी लिवर प्लस कुछ आ जाता है, चाहे हेपेटाइटिस बी आ जाए, चाहे शराब आ जाए, चाहे हेपेटाइटिस सी आ जाए, तो लिवर एक बार में केवल एक चीज को झेल सकता है। तो फैटी लिवर हो गई, उसके साथ हेपेटाइटिस बी हो गई या सी हो गई, या उसके साथ शराब का सेवन हो गया। तो इनमें से जब चीजें कंबाइन होने लगती हैं, तब जो फाइब्रोसिस से सिरोसिस का जो सफर है वो बहुत तेज हो जाता है। क्योंकि हमारे पास एक कारण नहीं है सिरोसिस तक जाने के लिए। हमारे पास फैटी लिवर का कारण है, हमारे पास शराब का कारण है, हमारे पास कोई वायरस का कारण हो सकता है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीजेस। ऑटो इम्यून डिजीजेस से हमारा मतलब है कि हमने सारी जांचें कर ली, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि आपकी लिवर के एंजाइम्स बढ़े क्यों हुए, मतलब एसजीओटी एसजीपीटी क्यों बढ़ा हुआ आ रहा है। हमने सारी जांचें कर ली लेकिन हमें नहीं पता। इन 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 पेशेंट्स में कई बार ऐसा होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी बाहरी तत्वों से लड़ती है। कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई वायरस हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो आपकी बॉडी उनसे लड़ रही है। लेकिन कई बार आपकी बॉडी की सेल्स को कंफ्यूजन हो जाता है और आपकी ही बॉडी पे अटैक कर देती, मतलब आपकी बॉडी की सेल्स आपकी ही बॉडी के लिवर के ऊपर अटैक कर रही है, तो उसको ऑटो इम्यून बोल रहे हैं। मतलब ऑटोमेटिक आपकी इम्यूनिटी आपके ही खिलाफ यूज कर रही है, आपके अगेंस्ट आ रही है। तो इस तरह की बीमारियों को भी जल्दी डायग्नोज करना होता है, क्योंकि अगर इनको हमने जल्दी पकड़ लिया तो हम इनकी सिरोसिस को डिले कर सकते हैं, या और इसको कम करने का चांस बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि कई बार ये पेशेंट्स इग्नोर करते जाते हैं कि अरे थोड़ा सा एसजीओटी बढ़ाई तो है, या थोड़ा सा एसजीपीटी बढ़ाई तो है, लेकिन ये बढ़ा होना आज की बात नहीं है, ये लगातार बढ़ा हुआ है, लगातार सालों साल बढ़ा हुआ है, वो प्रॉब्लम कर रहा है। जब वो बढ़ा रहता है तो लिवर कड़ा होता जाता है, लिवर में सूजन आ जाती है, फिर सिरोसिस के कारण जो लिवर फैटी लिवर में बड़ा हो रहा होता है, अब वो छोटा होना शुरू हो जाता है। तो जब वो छोटा होना शुरू हो जाता है तो सारे जो मैंने आपको बताए कि पेट की सूजन, पैर में सूजन, पीलिया होना, खून की उल्टी, या मोशन ब्लैक कलर का होना, या दिमागी संतुलन में थोड़ा सा बहुत ज्यादा नींद आना, या फिर पहचानना नहीं, या बेहोश रहना, इस तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, सिरोसिस हो गया, सिरोसिस के बाद पेशेंट को कैंसर हो सकता है। कैंसर इतना बड़ा नाम है, पेशेंट को डर है, तो इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस लाने के लिए आपसे आग्रह करेंगे, बताइए फिर क्या करना है।
देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने बताया है कि सिरोसिस के बाद कैंसर होने का बिल्कुल चांस होता है। अगेन मैं इसी चीज को बताना चाहूंगा कि जो फैटी लिवर है, सिरोसिस हो गई। हेपेटाइटिस बी है, सिरोसिस हो गई। हेपेटाइटिस सी है, सिरोसिस हो गई। शराब का सेवन आप ज्यादा करते थे, उसकी वजह से सिरोसिस हो गई। ऑटो इम्यून था, उसकी वजह से सिरोसिस हो गई। तो इन सब कारणों में जब लिवर में सूजन हो रही थी और लिवर सिकुड़ रहा था, तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है, भगवान ने ऐसा बनाया है कि ये रीजनरेट करता है। तो रीजनरेशन का मतलब ये है कि लिवर अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश करना है, कोशिश करता है। तो जब सिरोसिस हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, मतलब लिवर ऑलरेडी कड़ा हो चुका है, तो अंदर जो उसके सेल्स होती हैं वो नॉर्मल नहीं रह जाती। तो जब नॉर्मल नहीं रह जाती हैं तो नॉर्मल रीजनरेशन नहीं हो पाता है। जब नॉर्मल रीजनरेशन नहीं हो पाता है तो वही चीज एक कैंसर का फॉर्म ले लेती है। तो हम इस चीज को भी पकड़ सकते हैं। गाइडलाइंस के हिसाब से जिन पेशेंट्स को भी सिरोसिस है, उन पेशेंट्स को कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो कि हम कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अल्ट्रासाउंड है, हम कर सकते हैं। कुछ ब्लड के टेस्ट हैं, वो हम कर सकते हैं, जिसको हम ट्यूमर मार्कर्स बोलते हैं, जो कि जब लिवर का कैंसर हो रहा होता है या बहुत छोटा भी होता है, तब भी हम उसको अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सकता है। या फिर सीटी स्कैन कर सकते हैं। सीटी स्कैन बहुत स्पेसिफिक सीटी स्कैन, ट्रिपल फेस सीटी होता है, जिससे कि हम अर्ली कैंसर्स को पकड़ सकते हैं। अब बात यह है कि हमने अर्ली कैंसर पकड़ लिया, तो अर्ली कैंसर पकड़ने के बाद क्या इसका क्यूरेटिव इलाज है? तो अगर अर्ली कैंसर हमने पकड़ा है और वो बहुत छोटा है साइज में, और आपको अभी बाकी प्रॉब्लम्स नहीं हुई है, जैसे कि पेट में पानी भरना या खून की उल्टी होना, या फिर आपका बेहोशी का कारण होना, या पेट में पानी में इन्फेक्शन हो जाना, ये सब कारण अगर नहीं हुए और उसके अलावा हमने एक छोटा सा कैंसर पकड़ लिया है, तो यस, हमारे पास उसके लिए इलाज संभव है। लेकिन ये चीजें तभी संभव है जब हम इनको जल्दी पकड़ पाए। अगर हमने सिरोसिस हुई और हमने, जो हम बोलते हैं कि 6 महीने में ये टेस्ट होने चाहिए या 1 साल में ये टेस्ट होने चाहिए, और आपको लगा कि अरे ये टेस्ट तो हम कराते हैं लेकिन नॉर्मल आते हैं, तो फायदा क्या है इसका? इनका फायदा तभी पता चलता है जब हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं। जब ये चीजें बढ़ चुकी होती हैं, तब हमने पकड़ लिया, तब तो स्टेज चेंज हो जाती है। तब हमारे पास अगर कोई बोले कि इसका क्यूरेटिव इलाज क्या है, तब क्यूरेटिव इलाज हमारे पास नहीं होता है। तब हमारे पास अगर कोई बोले कि हमारे लिवर के अंदर 2-3 छोटे छोटे ट्यूमर हो गए हैं, ट्यूमर मतलब कैंसर हो गए हैं, तो क्या इनका इलाज संभव है? इनका भी इलाज संभव है। कैसे संभव है? लिवर ट्रांसप्लांट के द्वारा संभव। लेकिन जो लिवर ट्रांसप्लांट होगा उसके क्राइटेरिया में ये फिट होने चाहिए। कहीं और बाहर, लिवर के बाहर कहीं पे ट्यूमर स्प्रेड नहीं होना चाहिए, है ना? तो ये सारे जब चीजों में ये फिट बैठेंगे तो लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो लिवर अगर ट्रांसप्लांट होता है तो इसका इलाज संभव है। लेकिन अगर ये ट्यूमर बहुत बड़ा है तो तब भी इसका इलाज संभव है। तब हमारे पास डाउन स्टेजिंग थेरेपीज जिसको बोलते हैं कि जो बड़ा ट्यूमर है उसको किसी तरीके से हम श्रिंक करके छोटा कर दें, तो अगर हमारे क्राइटेरिया में वो फिट हो जाएगा तब हम उसका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सपोज अगर वो क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहा है ट्रांसप्लांट वाले में, या वो कुछ और दिक्कतों की वजह से ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा है, या ऑर्गन नहीं अवेलेबल हो पा रहा है कि ट्रांसप्लांट हो पाए, तो डाउन स्टेज करने से उनकी लाइफ बढ़ जाती है। हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि केवल ओरल ड्रग्स हैं, जो दिन में एक बार खानी है, उससे हमारी लाइफ बढ़ जाती है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि हम जल्दी पकड़ लें और जल्दी उसका इलाज कर लें। सिरोसिस में एक अगर कोई बोले कि सर हमारे पास कोई क्यूरेटिव इलाज है कि नहीं, हर आदमी बोलता है कि ये इररिवर्सिबल डिजीज है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। सही बात है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या हम नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ वापस ला सकते हैं? ये बहुत बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई ट्रांसप्लांट की क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा है, तो अगर कोई ट्रांसप्लांट कराता है, तो जहां मैं था, मैं चेन्नई में मैं प्रशिक्षण प्राप्त किया ट्रांसप्लांट के लिए। मैंने वहां 1 साल में 250 ट्रांसप्लांट हुए थे। अभी यूपी में नहीं हो रहे हैं, लेकिन वहां पर हम चेन्नई में 1 साल में 250 ट्रांसप्लांट कर रहे थे और हमारा सक्सेस रेट 95% था।
और हमारे यहाँ जितने भी डोनर, मतलब कोई फैमिली मेंबर है, मैंने आपको बताया कि लिवर रीजनरेट कर जाता है। तो ये बहुत खूबसूरत चीज है, जिस भी फैमिली मेंबर ने अपना लिवर, थोड़ा सा पार्ट जो कि अपने फैमिली मेंबर को डोनेट किया है, जिसको सिरोसिस है, तो जिसने डोनेट किया है 1 महीने के अंदर उसका लिवर वापस रीग्रो कर जाएगा और वो नॉर्मल वेट पे पहुंच जाएगा। नॉर्मल शेप भले ना हो, लेकिन नॉर्मल वेट पे पहुंच जाएगा, जिसमें कि उसकी बॉडी को जितनी जरूरत है वो फंक्शन वो करने लग जाएगा। ये अवेयरनेस का बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि लोगों को अभी तक पता नहीं है। उनको लगता है कि अगर हम, हाँ, अगर हमने लिवर दे दिया तो हमारी हमारी जान को तो कोई खतरा नहीं है। हम जहां पर थे वहां 95 से 98% जो लिवर रेसिपिएंट होता था वो सक्सेस होता था, और मैंने आज तक कभी डोनर में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं देखी, क्योंकि डोनर हमारे लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एक हेल्दी आदमी है, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से लाइफ। जैसे ब्लड डोनेट करते हैं वैसे ही लीवर डोनेशन है। लिवर डोनेशन है, बिल्कुल लिवर डोनेशन है। तो इसमें भी 2 चीजें आ जाती हैं। लिवर डोनेशन में एक होता है डीडीए। अच्छा। इसका मतलब ये है कि जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन डेड पर्सन है, ठीक है, अब उसके बचने की संभावना नहीं है या फिर वो वेजिटेटिव स्टेट में है, तो फैमिली मेंबर्स अगर चाहें तो ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने ऑर्गन्स डोनेट किए, लिवर डोनेट कर दिया, किडनी डोनेट कर दी, कॉर्निया डोनेट कर दिया, हार्ट डोनेट कर दिया, वो डिपेंड करेगा कि वो उसमें क्राइटेरिया में फिट हो रहा है कि नहीं। लेकिन अगर फैमिली मेंबर्स डोनेट करते हैं और वो क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, तो आप सोचिए एक डोनेशन से कितनी जानें आप बचा सकते हैं। तो एक लीवर से कई सारी जानें जो है बचाई जा सकती। एक लिवर से तो नहीं बचाई जा सकती, एक लिवर से भी बचाई जा सकती है अगर स्प्लिट ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट किया जाए। अच्छा। स्प्लिट ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट किया जाए, मतलब लिवर का एक छोटा सा भाग एक बच्चे में गया और एक पूरा भाग एक अवयस्क में गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डीडीएलटी का पूरा एक जाता है। अच्छा। एलडीएलटी में, मतलब एलडीएलटी का मतलब है कि आपकी फैमिली का कोई रिश्तेदार, आपका ब्लड संबंधी कोई आपको अपना लिवर डोनेट कर रहा है, तो उसमें पूरा लिवर नहीं डोनेट होता है। अच्छा। उसमें भी वेट के हिसाब से जितना सामने वाले को जरूरत है केवल उतना लिवर डोनेट किया जाता है। बाकी लिवर जो है, जो डोनेट कर रहा है उसी के पास होता है, और वो 1 महीने 1.5 महीने में वो लिवर नॉर्मल ग्रो कर जाता है। अच्छा। जो पेशेंट ने डोनेट, मतलब जो रिलेटिव ने डोनेट किया है, वो 1 हफ्ते के अंदर डिस्चार्ज हो जाता है, वो अपनी नॉर्मल सारी प्रक्रियाएं कर सकता है। तो आजकल तो इतना एडवांसमेंट हो चुका है कि रोबोटिक डोनर हेपेटेक्टमीज हो रही है। जो हमारा सेंटर था वहां पे डोनर हेपेटेक्टमी, मतलब जो कि डोनेट कर रहा है, तो जो कि अविवाहित महिलाएं होती थी, जिनकी बेटी हो गई या फिर कोई फीमेल हो गई जो कि डोनेट कर रही है, तो उनके यहाँ हम लोग कई बार ऐसा होता था कि वो डोनर हेपेटेक्टमी का हमारे यहाँ जो सर्जन होते थे वो उनको ऑप्शन देते थे, जिससे कि स्कारलेस होता था। तो मतलब कोई स्कार नहीं होता था। अब आप पूछेंगे स्कार नहीं होता तो लिवर कहाँ से बाहर आता है? लिवर कहाँ से बाहर आया? तो लिवर वहां से बाहर आता था कि जो जब बच्चे पैदा होते हैं और उनका सिजेरियन सेक्शन होता है, तो नीचे जहां जीन्स होती है, जीन्स की लाइन पे वहां पे एक कट लगाया जाता है, तो वो वहां पे कट लगा के लिवर को बाहर निकाल देते थे। तो पेट के ऊपर कोई स्कार नहीं होता था। तो आपने जान भी बचा ली, कोई स्कार भी नहीं हुआ, आपने अपनी नॉर्मल लाइफ भी लीड कर ली, तो आपका एक फैमिली मेंबर बच गया, जिसको जिससे आपको बहुत जीवन डालते थे एक तरीके से। डॉक्टर साहब, यहीं पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मेरे दिमाग में आई कि जो एसिडिटी बन रही है आपकी पेट में, तो उसमें एसिडिटी कब आदमी को डॉक्टर के पास जाना चाहिए या कब उसको एंडोस्कोपी के लिए जाना चाहिए? क्योंकि एसिडिटी तो लोगों को बहुत सालों से चली आ रही है, नॉर्मल चीजें हैं, तो उसके ऊपर आपकी राय क्या है? बिल्कुल, देखिए, ये जो एसिडिटी आप बता रहे हैं इसका मतलब ये है कि उसको खाना ऊपर आ रहा है, रिफ्लक्स हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लक्स डिजीज, या उसको जलन हो रही है, या उसको सीने के पास नीचे दर्द होता है ना, और या फिर खाना खाने से खाली पेट उसको दर्द हो रहा है या खाना खाने के बाद उसको दर्द हो रहा है। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं ये एसिडिटी की तरह से लोग बोलते हैं कि एसिडिटी हो रही है। अब इनमें कई बीमारियां छुपी हुई। कैसे? कि अगर कोई, जैसे मैंने आपको बताया कि एंडोस्कोपी की जरूरत तब है जब ये चीजें लगातार हो रही हैं,
और बहुत लंबे समय से बनी हुई है, जिसका कारण आपको नहीं पता चल रहा है। ऐसे भी पेशेंट्स मेरे पास आए हैं जो 5-5 साल 10-10 साल से एसिड वाली गोलियां खा रहे हैं। अच्छा। हाँ, और उसका कोई कोई उन्होंने एंडोस्कोपी नहीं कराई, बस वो खा लेते हैं, उनको आराम मिल जाता है, तो वो चलता रहता है वैसे। ट्रीटमेंट तो खराब है ना। हाँ, तो वैसे चल रहा है। तो इसमें ये बहुत जरूरी हो जाता है हमें देखना कि एसिडिटी क्यों हो रही है। अगर हम वो कारण हटा लेंगे तो एसिडिटी नहीं होगी और आपको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें कई कारण हो सकते हैं। या तो वो जो पेशेंट है उसको किसी प्रकार की दर्द की दवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से पेट के अंदर अल्सर हो सकता है। अल्सर की वजह से एसिडिटी हो सकती है, जिसकी वजह से दर्द हो सकता है। दूसरी चीज बहुत ही कॉमन है, जिसको हम बोलते हैं एच पाइलरी इन्फेक्शन। हाँ, ये पेट में होता है और छोटी आंत के पहले भाग में कई बार होता है। इसकी वजह से ब्लोटिंग होना, पेट में अल्सर बन जाना, पेट में दर्द होना, जिसको गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर का आपने नाम अगर सुना हो, तो ये चीजें हो सकती हैं अगर इनका इलाज ना किया जाए। इसकी वजह से आगे चल के अल्सर में से खून का रिसाव हो सकता है, जो कि कॉम्प्लिकेशन हो गया। खून का रिसाव हो सकता है, कई बार ये अल्सर कैंसर के फॉर्म में भी बदल सकते हैं। तो कोई भी चीज जो कि बहुत लंबे समय से चली आ रही है और बॉडी में उसने इन्फ्लेमेशन किया हुआ है, मतलब कहीं सूजन है जो चल रही है, जो नहीं कम हो रही है, तो वो कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम कर सकती है। तो दूसरी चीज हो गई एच पाइलरी। तीसरी चीज हो गई, आप स्मोकिंग करते हैं या आप टोबैको का सेवन करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, तो या कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जिनसे कि जो हमारा फूड पाइप है, मतलब जहां जहां से खाना जा रहा है, और स्टमक जो हमारा पेट है जहां पे जुड़ रहा है, वहां पे एक वेल्व होता है, मतलब एक तरीके से बंद करने की चीज होती है। खाना गया, ये खुला, और खाना अंदर गया और ये वापस बंद। तो कई बार ऐसा होता है कि ये ढीला हो जाता है, या फिर ये खुला रह जाता है, या फिर कुछ दवाएं आप ऐसी खा रहे हैं, या फिर कुछ खाना पीना ऐसा खा रहे हैं जिसकी वजह से ये ढीला रह जा रहा है। तो जब ये सारी दिक्कतें होती हैं तो एसिडिटी होती है। तो हमको ये बहुत जरूरी है देखना है कि एसिडिटी क्यों हो रही है, उसका कारण क्या है। ये जो मैंने आपको कुछ कारण बताए, अगर ये कारण आप हटा लेंगे तो आपकी एसिडिटी होना कम हो सकती है। तीसरी चीज लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि थोड़े से ओवरवेट लोग हैं, जब वो लेटते हैं तो वजन उनका ऊपर की तरफ आता है, ठीक है, तो उसकी वजह से खाना वापस रिफ्लक्स करता है। तीसरी चीज, हमें हमेशा जो खाना है और जो सोना है उसके बीच में 3 घंटे का गैप होना चाहिए। मतलब अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो 7 बजे खाना हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं था। लोग 9 बजे खा के 9:30 बजे सो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि खाना जो है वो पेट के अंदर ही है, और जब खाना पेट के अंदर है तो एसिड बनेगा। एसिड क्योंकि जरूरी है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, तो खाना बनेगा, और ये अगर किसी प्रकार से ढीला रह गया और आप लेट गए तो वो ऊपर आएगा और वो एसिड से आपको बैकफ्लो होगा और दिक्कत होगी। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर लाइफ में आप उन चीजों को सुधार लें, जो आदतें हैं उनको आप थोड़ा सा ठीक कर लें, तो हो सकता है कि आपकी एसिडिटी वाली प्रॉब्लम ठीक हो सके और दवाओं से आप निजात पा पाएं। बिल्कुल। लाइफ स्टाइल से ही एक दूसरा सवाल है हमारा, जो आम इंसान है वो परेशान आज की डेट में है, कॉन्स्टिपेशन। तो कब्ज की जो समस्या है डॉक्टर साहब, इसके बारे में आपसे जो राय लेना चाहेंगे कि लोग ये बहुत अहम चीज है जो कब्ज है। कब्ज एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको लोग सोचते हैं कि हम कुछ सिरप पी लेंगे उससे ठीक हो जाएगा, या कुछ चूरन खा लेंगे उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि कब्ज हो क्यों रहा है और कौन सी कब्ज की बीमारी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो अगर किसी एल्डरली पर्सन में कब्ज हो रहा है तो हमें कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा नोटिस करनी चाहिए। उनमें ये है कि लैट्रिन में खून तो नहीं आ रहा, उनका वजन तो कम नहीं हो रहा है, उनको भूख तो कम नहीं लग रही है। अगर इनमें से कोई भी चीज हो रही है, या उनका रेगुलर टेस्ट कराया उनका हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, तो हमें बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था, पॉलिप एक छोटी सी गांठ होती है जो कि आगे चल के कैंसर बदल सकती है, कैंसर में चेंज हो सकती है, कोलन का कैंसर हो सकता है। तो ये जो कोलन के कैंसर, अगर समझ लीजिए कोई छोटी सी गांठ थी, वो बड़ी होती चली गई, तो उसने लैट्रिन को रोकना शुरू कर दिया। जब उसने रोकना शुरू कर दिया तो उनको दिक्कत होने लगा।
तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इन पे ध्यान रखना चाहिए कि अगर कब्ज हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि लोगों को जिनको थायराइड होता है उनको भी कब्ज की दिक्कत होती है अगर थायराइड कंट्रोल में ना हो। तीसरी चीज ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आदमी को प्रेशर सही से नहीं बन पा रहा होता है। जब प्रेशर नहीं बन पाएगा तो भी नहीं निकल पाएगा। कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर सही बन रहा होता है लेकिन जो नीचे वाली मसल्स होती हैं वो रिलैक्स नहीं हो पा रही हैं। तो प्रेशर तो ऊपर से आ रहा है लेकिन नीचे रिलैक्स नहीं हो रहा है तो भी दिक्कत हो जाएगी। आप बात समझ रहे हैं? तो ये और इसके अलावा भी होता है, जैसे कि आपको ये वाली तो बीमारियां हो गई, इसके अलावा आईबीएस जो मैंने बताया जिसमें कि पेट में थोड़ी सी ऐंठन हो रही है और उसके बाद उसको कब्ज हो रहे हैं, मतलब उसको दर्द हो रहा है और मोशन जो है बहुत हार्ड स्टूल्स हो रहे हैं, मोशन पास हो गया तो पेट का दर्द रिजॉल्व हो जा रहा है। बाकी सारी टेस्ट वो करा चुका है, नॉर्मल आ रहे हैं, कोलोनोस्कोपी करा चुका है, नॉर्मल आ रही है, तब हम उनको बोलते हैं कि आपको आईबीएस की दिक्कत है। लेकिन आईबीएस की दिक्कत तभी आ रही है जब हम बाकी चीजों को रूल आउट कर चुके हैं, क्योंकि आईबीएस से आदमी को लाइफ नहीं कम हो रही है, वो एक तरीके से केवल और केवल दिक्कत हो रही, परेशानी हो रही है, लाइफस्टाइल बदल रही है। हाँ, लेकिन उसकी लाइफ कम नहीं हो रही है। लेकिन अगर इनमें से हमने कोई भी चीज मिस की तो उसका परिणाम बहुत घातक हो सकता है आगे। तो इसीलिए कब्ज को भी हम लोगों को बहुत बारीकी से जानना होता है कि कब्ज अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कोई जानलेवा चीज तो नहीं है जिसकी वजह से कब्ज हो रहा हो। डॉक्टर साहब, लखीमपुर में आपने अभी जल्द में आना शुरू किया है, इससे पहले आप लखनऊ में भी अपनी सेवा दे रहे हैं, चेन्नई, फिर मुंबई, फिर सुल्तानपुर, अब लखीमपुर। तो लखीमपुर को लेके आपका क्या विजन है और आपके आने वाला प्लान है, उसके बारे में जो हमारे दर्शक हैं मोस्टली सब लखीमपुर के ही हैं, तो उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। मेरा विजन तो ये है लखीमपुर के लिए कि मैं सारी सुविधाएं यहाँ पे लखीमपुर वासियों को दे पाऊं जो कि लखनऊ में मिल रही है। अच्छा। हमारे यहाँ मतलब मैं कंसल्टेशन के लिए तो उपलब्ध हुई, हर सैटरडे मैं यहाँ रहता हूँ। उसके अलावा मैं टेली मेडिसिन भी शुरू कर रहा हूँ। मतलब अगर मंडे टू फ्राइडे में अवेलेबल नहीं हूँ तो टेली मेडिसिन के थ्रू वो पेशेंट मेरे से बात कर सकते हैं, मुझसे कंसल्टेशन रख सकते हैं, कोई दिक्कत है तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं और मेरे से डायरेक्ट 1-to-1 बात कर सकते हैं। और इसके अलावा सैटरडे को जब मैं आऊंगा तो मैं उनको मिल सकता हूँ। दूसरी चीज ये है कि जो प्रोसीजर वाली चीजें हैं जैसे कि एंडोस्कोपी हो गई, कोलोनोस्कोपी हो गई, सिग्मोइडोस्कोपी हो गई, या फिर खून की उल्टी हो रही है तो उसकी उसकी एंडोस्कोपी से थेरेपी हो गई, या फिर आपको पाइल्स है या फिर नीचे से खून आ रहा है पाइल से तो उसकी एंडोस्कोपी द्वारा थेरेपी हो गई, या एंडोस्कोपी द्वारा बायोप्सी ले पाना, या एंडोस्कोपी द्वारा आरयूटी की डायग्नोसिस मतलब एच पाइलोरी की डायग्नोसिस कर पाना, ये सारी नॉर्मल सुविधाएं यहाँ पर होंगी। लेकिन मेरा विजन केवल नॉर्मल सुविधाओं को लेके नहीं है, मैं इसको आगे एडवांस्ड जीआई एंडोस्कोपी तक लेके जा रहा हूँ, जिसमें कि हम आगे चल के ईआरसीपी और एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड तक यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे, जो कि एक्चुअली लखनऊ में भी कुछ ही सेंटर्स हैं जिनमें अवेलेबल। अच्छा। तो लखीमपुर एक तरीके से बहुत ही जीआई में एडवांस होगा एज कंपेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स, क्योंकि हम यहाँ सारी सुविधाएं सब लेकर आने वाले हैं। यहाँ तक कि फाइब्रो स्कैन जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि लिवर में कितना फैट है, कौन सी स्टेज पे अभी हम पहुंचे हैं, अभी तक अल्ट्रासाउंड हो रहा है, अल्ट्रासाउंड में हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी ग्रेड का लिवर है, लेकिन क्या लेवल ऑफ फैट है, क्या स्टीरोसिस है जिसको बोलते हैं, या क्या लेवल की फाइब्रोसिस है, वो हम फाइब्रो स्कैन से पता कर पाएंगे और वो सुविधाएं भी यहाँ पे शुरू होंगी। तो अपने दर्शकों को बताएंगे कि हमारे पास जो शायद उतना समय डॉक्टर साहब के पास कम है और हम लोगों के पास भी, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके लिए हम लोग एक और राउंड में इंटरव्यू करेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।